सबसे पहले आपके बारे में बताओ, कौन हो आप और कहाँ से हो? नमस्कार, मैं अदिति शर्मा हूँ, क्लास 7th बी, प्रिंस स्कूल RBSE इंग्लिश मीडियम पालवास रोड सीकर। तो ये आपने क्या मॉडल बनाया है इसमें? तो इस प्रोजेक्ट में हमने पर्माकल्चर फार्मिंग और ट्रेडिशनल फार्मिंग के बीच में जो अंतर है वो बताने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल फार्मिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं हमने क्रॉप्स दिखाई है। हाँ। जो कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम 3 to 4 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स हम उगा सकते हैं जी। और आप देख सकते हैं काउ शेड हमने दिखाया है। और जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है उसमें अदर पैसे भी इतने लगते हैं जो कि कई बार आउटकम नहीं देते, जैसे कि मैन्योर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और इरिगेशन के ऊपर जो बिल्स आते हैं वो भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा पर्माकल्चर में नहीं होता। पर्माकल्चर होता क्या है? तो पर्माकल्चर परमानेंट एग्रीकल्चर होता है जिसमें हम अपनी मिट्टी को बार बार डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने 6 जोन्स में पर्माकल्चर को डिवाइड कर रखा है। जोन 0 में हमने अपना घर दिखाया है और इलेक्ट्रिसिटी की बिल से बचने के लिए सोलर पैनल दिखाए हैं। गार्डन आप देख सकते हैं। जोन 1 में हमने ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई हैं जो कि हम डेली यूज के लिए, अपने खाने के लिए हम उनको यूज करते हैं और इनको डेली केयर की रिक्वायरमेंट होती है। जोन 2 में अगर आप देखेंगे तो हमने ऐसी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखाई है जिनको हार्वेस्ट करके सेल करके हम रेवेन्यू कमा सकते हैं। और ये जो जोन 2 की क्रॉप्स है ये वही सीजनल क्रॉप्स है जो हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में उगा रहे थे। मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग की सीजनल क्रॉप्स हमने जोन 2 को डेडिकेट की। अब अगर आप जोन 3 में देखें तो हमने पेट एनिमल्स रखे हैं जिनके पीने के लिए हमने पॉन्ड्स दिखाए हैं और इनका जो वेस्ट मटेरियल होगा, एक्सर्शन होगा, वो एज अ मैन्योर हम अपने क्रॉप्स में यूज करेंगे। जोन 4 में ऐसे ट्रीज है जो हमें वुड देते हैं, जो कभी भी हमें वुड की रिक्वायरमेंट होगी तो हम जोन 4 से ले लेंगे। जोन 5 हमने नेचर के लिए डेडिकेट किया है, मतलब यहाँ पे हमारी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और जो ट्रीज है वो अपने आप उगेंगे। एक और चीज इसमें बेनिफिशियल ये है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में अगर फ्लड आती है तो सारी फसलें उजड़ जाती है और नुकसान होता है, लेकिन पर्माकल्चर में ऐसा नहीं होता। पर्माकल्चर में अगर फ्लड आएगी तो पहले वो जोन 5 में आएगी तो मैक्सिमम वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा। बाद में जो वाटर है अपनी कैनल्स बनाकर अपने आप इरिगेट होगा, क्योंकि हमने इसको स्लोप फॉर्म में रखा है तो ग्रेविटी की वजह से वाटर अपने आप नीचे आएगा और जो एक्सेस बचा हुआ वाटर है वो हमारे टैंक में सेव हो जाएगा फॉर पर्सनल वाटर यूज। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से, आइडिया कहाँ से आया इसका? तो सर अभी रिसेंटली पंजाब में फ्लड का केस हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उससे अच्छा अल्टरनेटिव हमने पर्माकल्चर ढूंढा है। यही हमारी इंस्पिरेशन है और हमारा का मोटिव यही है कि इंडिया के मैक्सिमम एरियाज में जो है ट्रेडिशनल फार्मिंग की जगह हम पर्माकल्चर डेवलप कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने छोटे एरिया में इतने सारे वैरायटी दिखा दी है, वैसे ही हम इससे तो बड़े एरिया में जो है पर्माकल्चर डेवलप कर सकते हैं।